प्रोफेसर संजय कुमार, एक कहावत ये भी है, वो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ाई जाती। और दो बार 2016-2019 में राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के मसले पर राजनीतिक फायदा बीजेपी ने लिया है। आपके पास हमारे से बेहतर डेटा भी है, आपने खूब सारे सर्वे उस वक्त कराए। इस बार क्या एक थकान भी है, या दरअसल जो सरकार बताना चाह रही है कि पाकिस्तान को हमने किस तरह से धूल चटाई है, और ये थोड़ी टाइम बाइंग भी हो रही है, संसद को बाद में बताते रहेंगे, जो सड़क पर बताया जा रहा है वो गूंज कितनी तीव्र है या मध्यम है, या इस बार वो वाली बात नहीं है? आपकी सेंस क्या है? देखिए संदीप, ऐसा नहीं है कि अगर 2016 और 2019 में नेशनलिज्म के मुद्दे पर बीजेपी ने पॉलिटिकल गेन्स हासिल किए हैं तो 2025 में या आने वाले चुनाव में उसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका फायदा बीजेपी पहले ले चुकी है। उसका फायदा बीजेपी दोबारा तिबारा बार बार ले सकती है। नेशनलिज्म का मुद्दा ही कुछ ऐसा है, बिल्कुल मुझे लगता है सर चढ़कर बोलता है लोगों के सर पर कि भाई नेशनलिज्म देश प्रेम की बात है। लेकिन जिस बात की चर्चा हो रही है, ये जो सडन एक तरह से युद्ध रुका, युद्ध कह लें, जिस भी तरह का हाँ, जो भी संघर्ष का ये युद्ध का ये, उसमें भी कंफ्यूजन है, बनी रहेगी। जिसका जिक्र दिबांग अभी कर रहे थे, उनके जो कोर सपोर्टर्स भी हैं वो भी थोड़े अचंभित थे, सरप्राइज्ड, अगर अंग्रेजी में वर्ड करूं इस्तेमाल करूं तो बहुत सरप्राइज थे कि आखिर ये हुआ क्या। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत निराश थे, कुछ निराशा भी है। उनको लगता था कि बहुत बढ़िया चल रहा था, मतलब हम तो जीत की ओर आगे बढ़ रहे थे, और ये पाकिस्तान को ठोक दिया हमने, फिर छोड़ क्यों दिया? सवाल ये आ रहा था ना लोगों के मन में, वो अभी भी गूंज रहा है क्या सवाल? बिल्कुल। हाँ, तो धूल चटा दिया, इसका जो है फायदा जरूर मिलेगा बीजेपी को। लेकिन अगर ये उनके हिसाब से, अगर जनता के हिसाब से अगर कुछ और दिन चलता और पाकिस्तान को उनकी जो मंशा थी, लोगों की बड़ी संख्या में लोगों की मंशा कि भाई बिल्कुल एकदम नहीं, ये तो बीजेपी ही ताल ठोकती थी ना। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ दिनों पहले ही वो कह रहे थे, अरे भाई पीओके 3 दिन और युद्ध को खींच देते। वो दोनों संदर्भों में इस्तेमाल होता है, अलग अलग नेता, कोई जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में, कोई इंदिरा गांधी के, तो पीओके हमारा हो जाता। तो अब पलटकर लोग कह रहे हैं भाई इस बार पीओके हमारा क्यों नहीं हुआ? तो मोटी सी बात यह है कि क्या युद्ध को रोकने से बीजेपी को नुकसान हो जाएगा? नुकसान नहीं होता दिख रहा है। लेकिन क्या इतना फायदा होगा जितना पहले हुआ? शायद उतना नहीं हो रहा है। लेकिन हां, अगर युद्ध 2-3 दिन और चलता और यह दिखाई पड़ता कि पाकिस्तान को हमने और नुकसान पहुंचाया, तो उसका बहुत बड़ा फायदा मिल सकता था, जो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मौके को थोड़ा गंवाती हुई दिखाई पड़ती है। राकेश, ये जो सरेंडर शब्द है और बिल्कुल गलत से इस्तेमाल किया है राहुल गांधी ने, ये मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये शब्द नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। पर इस शब्द को अब कांग्रेस कहेगी हमने प्रधानमंत्री के लिए जोड़ा। अब जैसे विजय कह रहे थे कि नहीं, वो देश से भी जुड़ जाता है। बीजेपी इसे सेना के शौर्य से जोड़ रही है। भाई सेना ने तो शौर्य दिखा दिया, 9 आतंकी ठिकाने नेस्त नाबूद कर दिए, 100 आतंकी ढेर कर दिए, 11 एयरबेस पे नुकसान पहुंचा दिया, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। संघर्ष विराम किसने किया? सेना ने थोड़ा किया। डीजीएमओ आपस में थोड़ा, उनको इतनी ताकत नहीं देती कोई भी सरकार की। 2 डीजीएमओ आपस में मिले, अरे यार बहुत हो गया, सॉरी गलती हो गई, और भारतीय डीजीएमओ ने कहा ओके डन, संघर्ष विराम। इसे सेना से जोड़ना ये चल पाएगा? संदीप भाई, मैं खुद को बड़ा ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, और मुझे लगता है हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो और भी हतप्रभ होगी। ठगा सा इसलिए मैं महसूस कर रहा हूँ कि अभी हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाए, और हमारी नई पीढ़ी ये मान के चल रही कि भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है। लेकिन इन नेताओं ने बता दिया कि 1948 से लेकर 2025 तक भारत तो पूरी तरह से सरेंडर की मुद्रा में रहा, का कैलेंडर रहा है भारत, यानी भारत कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। हाँ, तो ये नेता जिन पे भारतीय नव निर्माण की जिम्मेदारी है, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, नहीं, सब मैं समाज में सब बात कर रहा हूं, बिल्कुल। और वो हमारे देश के लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं कि भारत आजादी के बाद भी पोलियोग्रस्त है, कभी खड़ा नहीं हो पाया। हम डरपोक लोग हैं, हम दब्बू हैं, तो फिर हम तो झुक जाते हैं जी। तो फिर यही नेता जब अपना अपना शासनकाल आता है तो ये दावा किस आधार पे करते हैं कि भारत को हम विकसित कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ना तो स्पेशल सेशन का है
और न जवाब का है। सबसे मूल सवाल भारतीय जनता ये जानना चाहती है कि क्या हम कभी स्वतंत्र हुए या हम पहले गुलाम थे और अब हम सरेंडर मुद्रा में जी रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ राजेश आए हैं, रांची वासी हैं हमारे दर्शक, वो कह रहे हैं सरकार को तो सीज फायर के बाद ही विशेष सत्र बुलाकर पक्ष विपक्ष को वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहिए था। भाई 62 में हुआ था ना, और 26/11 के बाद वो तो चल रहा था। उस वक्त सरकार अल्पमत में थी, तो एक अक्टूबर में भी सेशन हुआ और एक दिसंबर में 10 दिन बाद ही हो गया था। तो यहाँ पर ये 47 दिन इंतज़ार क्यों किया जा रहा है? 47 तो आज से, और 10 तारीख को 25 दिन पहले युद्ध विराम हो गया था। तो 47 और 25 कितने दिन हो जाते हैं? 72 दिन। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, सरकार ने गलती की कि विशेष सत्र नहीं बुला रही, लेकिन विपक्ष जब सर्वदलीय बैठक हुई तो विपक्ष ने ये भरोसा दिया कि हम सरकार के साथ हैं, तो उसको एक डेडलाइन दे देना चाहिए कि भाई साहब हम 20 मई तक ही सरकार के साथ रहेंगे, 20 मई के बाद हम सरकार के साथ नहीं जाएंगे, 20 मई के बाद हमारे सवाल होंगे और सरकार के जवाब होंगे। अच्छा, सवाल की वो टाइमलाइन कौन तय करेगा? सवाल अभी पूछे नहीं जाने चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूं कि इन दोनों की समझ की बात है। मैं जो शुरू में बात किया उसके बेहतरीन बात कही आपने। उसके पीछे मेरा लॉजिक यही है कि आप इस भारत को नग्न करने पे क्यों उतारू हैं, जो भारत दुनिया के सामने पूरे मुस्तैदी के साथ राकेश भाई, सेना को क्यों ले आते हो कि सेना के शौर्य का अपमान कर दिया, सेना को गाली दे रहे हैं राहुल गांधी। फिर तो आप भी तो सेना को कश्मीर सरेंडर कर दिया, 71 में कर दिया, 65 में कर दिया, 62 में। वो सेना ही तो थी, सब समय सेना थी। और तो सेना का अपमान आप नहीं कर रहे, मैं बोल तो रहा हूं, कांग्रेस ही कर रही है। मैं संदीप भाई यही तो कह रहा हूं कि किसी एक की बात नहीं है। आप दोनों लोग बारी बारी से भारत को, यानी भारत में सेना भी है, आम जनता भी है, पुलिस भी है और आप भी हैं। इसका मतलब आप भी आजादी के बाद से भारत का जो ठेका लेके आप चल रहे थे, आप भारत को कहीं विकसित नहीं कर रहे। पर इसमें एक और पहलू है। प्रकाश ईरानी है हमारे दर्शक, बेंगलुरु वासी हैं, वो कह रहे हैं हम पूरी दुनिया को समझा सकते हैं लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियों को नहीं समझा सकते। तो क्या सत्ता पक्ष को हम समझा पा रहे? हाँ, सवाल इस बात का है कि समझ तो दोनों में होनी चाहिए ना। सिर्फ हम विपक्ष की बात करें कि विपक्ष गलत कर रहा है तो सत्ता पक्ष का सही कर रहा है, क्या उसकी भाषा उचित है? ये बिल्कुल आपने सही कहा कि राहुल गांधी जी की भाषा बिल्कुल उचित नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। और जो हम तो जो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से आज वो संवैधानिक पद पे बैठे हैं और कांग्रेस कहती है कि पीएम के बाद विपक्ष का नेता। फिर जगत प्रकाश नड्डा जो खुद केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो देशद्रोही बता देते हैं नेता प्रतिपक्ष को। मैं यही कह रहा हूं कि यदि कांग्रेस की भाषा अच्छी विपक्ष नहीं है, पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी खेमा बैठा हुआ है मैं संसद कह रहा में। हूं यदि विपक्ष की भाषा अच्छी नहीं है तो सत्ता पक्ष भी गंभीर नहीं। भाषा को लेकर दोनों लोग अनियंत्रित हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।